अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ क्लासरा। नाजरीन, महकमा दाखिला और पंजाब पुलिस में इख्तियारात की तकसीम का जो मामला है ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ हुकूमत डट गई है कि इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स पुलिस का हिस्सा नहीं होगी, उधर पंजाब पुलिस के अफसरान ने मुतालिबात तस्लीम ना होने पर इस्तीफों समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई है इख्तियारात की, अवाम के हुकूक या उनके तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई नहीं है। कौन किसके अंडर रहकर काम करेगा, किसको किसका मातहत बनाना है, इसका फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन आईजी मोटरवेज जुल्फ़िकार चीमा ने साफ साफ कह दिया है कि अगर पुलिस बददिल हुई तो अमनो अमान तबाह हो जाएगा, पुलिस का मोराल गिर जाएगा। सवाल यह है कि अमनो अमान का ताल्लुक क्या अब इख्तियारात की जंग से है? एक आम आदमी पुलिस के रवैये से कितना मुतमईन है? क्या इस पर कभी किसी ने बात की है? इस पर आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कल कौमी असम्बली और सेनेट में खासी गर्मा गर्मी देखी गई। कहीं तमाशा लगाने की बात की गई तो कहीं मिड टर्म इलेक्शन की साजिश की। किसी ने साबिक हुकूमत का गन साफ करने की बात की तो किसी ने कहा कि एक खानदान मुल्क पर काबिज हो गया है। लेकिन दबंग कहलाए जाने वाले हमारे वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब से आखिर ऐवान नाराज क्यों रहने लगा है? वो तकरीर के जोश में आकर कोई ना कोई ऐसी बात या अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं कि एक हंगामा खड़ा हो जाता है। आखिर ये सारा मामला क्या है, हम अपने प्रोग्राम में आज इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन रोजाना की तरह एक्सक्लूसिव खबरें भी इन खबरों के साथ आपके साथ शेयर करेंगे क्लासर साहब और कायद साहब। सबसे पहले कायद साहब आपसे पूछते हैं, आपके पास आज क्या बताना? शाह जी, मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करूंगा बिलखसूस कि जो आज ही सामने आई है, वो ये कि एक जो ISCO है एक इदारा, उसमें चौथी टर्म पे एक साहब को फाइज किया गया है, जबकि जो SCCP है उसके रूल्स की ये वायोलेशन है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर जो है उसके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी यही कहा है कि जी ये इनको नहीं होना चाहिए। मगर इसमें बड़े इंटरेस्टिंग पहलू हैं। उसमें ये कि वो खुद भी एक फ्लोर मिल चलाते हैं और एक PMLN की जो लेजिस्लेटर हैं, MNA हैं, उसके अजीज़ कराबतदार भी बताए जाते हैं। हर चंद उनका ये कहना है और उन PMLN की उस MNA का भी ये कहना है कि उनकी ये अपॉइंटमेंट उनकी कराबतदारी का शाखसाना नहीं है, वो पहले से भी रहे हैं। लेकिन इस स्टोरी के तनाज़र में आज हम ये देखेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करते हैं कि बिजनेस लीडर जो हैं वही आपके जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर भी हैं, तो क्या ये होना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई कानून आना चाहिए? दोहरी शहरियत पे तो आ गया, क्या सेनेट और असेंबली इसको पिकअप करेगी कि एक आदमी का कारोबार है, साथ ही वो एक ऐसे सरकारी इदारे को हेड कर रहा है जो उसको नुकसान या फायदा पहुंचा सकते हैं? इस पर बात करेंगे। अनीस शेख हमारे साथ होंगे इसके बाद, उनसे IMF की जो अगली ट्रैश पे जो आपस में खींचातानी हो रही है उसकी वो तफसील हमें बताएंगे। और फिर जो हमने स्टोरी की थी राना उस्मान की, उस बुजुर्ग को उसका घर मिल गया शेखुपुरा में और आज जो है उसको वहाँ बहाल कर दिया गया उससे। मगर हम राना उस्मान से पूछेंगे कि आखिर वो जो लोग उसे नहीं दे रहे थे और वो जो बताया जा रहा था SHO साहब जो हैं वो उनकी मिली भगत से उन्हें नहीं मिल रहा मुबैना तौर पे जैसी स्टोरी थी, क्या उनसे भी किसी ने पूछ कुछ की या उन्हें बस शाबाश दे के घर भेज दिया गया ताकि जब ये काम हम ये सब कुछ ओझल हो जाए तो अपना काम जारी रखें? तो इस पर बात करें। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आप क्या बताएंगे आज? जी शाहजिया, 3 स्टोरीज हैं। एक तो आपके साथ पिछले 1 सालों में जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बदतरीन मिसालें कुछ सामने आई हैं, उसकी रिपोर्ट हम लेके आए हैं कि कैसे 10,000 के करीब यहाँ पे पाकिस्तान में 1 साल में ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेज हुई हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसमें वायलेंस हुआ है, तशद्दुद हुआ है, वो औरतों में हुआ है, औरतों के खिलाफ हुआ है। तो उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे कारोकरी जो है और इज़्ज़त के नाम पर तकरीबन 900 के करीब ख़वातीन को 1 साल में कत्ल किया गया है ये पाकिस्तान में। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर होगी जो यहाँ पे ये बाबू कल्चर आ गया है, जिसकी अभी हम ये डिटेल में जाएंगे, जिसकी लड़ाई की आप बात कर रहे हैं कि एक CSS की 2013 की जो रिजल्ट आए हैं वो हमारे सामने हैं। उसमें इंटरेस्टिंग कुछ फिगर सामने आए हैं कि जो फेल हुए उनमें ये 23 जो उम्मीदवार थे उन्होंने PhD और उन्होंने MPhil कर रखी थी और 122 ऐसे स्टूडेंट पास हुए जिन्होंने सिंपल BA किया हुआ है। अच्छा। तो PhD करने वाले फेल हो गए और BA करने वाले ये तहरीरी इम्तिहान में पास हो गए, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और एक यहाँ पे अहम इजलास हो रहा है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, कैमा कमेटी कह लें, उसकी ज़ेली कमेटी का इजलास के बलोचिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान नेवी के दरमियान 584 एकड़ जो अरबों रुपए की ज़मीन है उस पर तनाज़ा जो शुरू हुआ था, अब उस पर पाकिस्तान नेवी और ये बलोचिस्तान हुकूमत वज़ीर आज़म की बात भी सुनने को तैयार
जमीन है उस पर क्या इनके आपस में इनकी टग ऑफ वार टसल चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। जरा टग ऑफ वार जो पुलिस के दरमियान चल रही है, जरा इख्तियारात की जो जंग चल रही है, क्लासा साहब इसको जुल्फ़िकार चीमा साहब जो हैं वो अमन अमान की सूरत हाल से जोड़ रहे हैं। कहते हैं कि अगर पुलिस बददिल होगी तो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, तो फिर क्या पटवारी जो है वो मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो कोई इनसे पूछे कि ये मुजरिमों के खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ करते हैं, एक आम आदमी को ये इंसाफ आखिर देते कितना है? तो महकमा दाखिला जो है क्या इन इख्तियारात को लेना क्यों चाहती है, पुलिस क्यों लेना चाहती है, सारा मामला है क्या क्लासा साहब? इसमें तो कोई शक नहीं है कि शाजिया मेरा और बड़े मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मिलने वाले भी हैं, डीएमजी के बहुत सारे अफसरान, अच्छे अफसरान भी हमने देखे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाएं, डीएमजी की कभी हम सुनते थे, एक क्लास होती थी, एक इसकी ट्रेडिशन होती थी, पढ़े लिखे लोग आते थे, दबंग ऑफिसर आते थे। और मुझे याद है यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठ के बड़ी खूबसूरत हम इनके डिस्कशन सुनते थे। 2003-2004 तक एक अच्छी क्लास मौजूद थी ब्यूरोक्रेट्स की, सिविल सर्वेंट्स की, जिनकी गुफ्तगू सुन के मजा आता था, पता चलता था, जो उससे डिफर भी करते थे अपने हुक्मरानों से, अपना पॉइंट भी देते थे, हुकूमत के जाके खिलाफ भी बात करते थे, स्टैंड ले लेते थे। मैंने पिछले 10 साल में ब्यूरोक्रेट्स नहीं देखे, और पर्टिकुलर मुझे डीएमजी से शिकायत है। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाता हूं, वहां पे सारे सेक्रेटरीज आते हैं, सारे मोस्टली डीएमजी के होते हैं। अब ये खुशामद पे उतरे हैं, ये वहां पे साजिशों पे उतरे हैं, ये मिन्नत तरले पे उतरे हैं, कोई इनकी मैंने कभी तैयारी नहीं देखी। और डेली तकरीबन 40 में से 38 या 37 अफसरान अपनी बेइज्जती करवा के जाते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, नाअहली की वजह से। इसमें कोई शक नहीं रहा कि डीएमजी ग्रुप जो है ये चाहता है कि यहाँ पे इनकी प्रमोशंस में इनका कब्जा है, इनकी पोस्टिंग में इनका कब्जा है। फौरन आप इनके टूर देख लें, इनकी अगर इन्होंने ट्रिप्स पे हट के स्कॉलरशिप इन्होंने लेने पाकिस्तान का जो जिला निजाम था। ब्रेक के बाद आके डिस्कशन को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत डट गई है कि इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स जो है ये पुलिस का हिस्सा नहीं होगी, महकमा दाखिला इसको अपने अंडर लेना चाहते हैं। लेकिन क्लासा साहब, महकमा दाखिला का अगर अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें वो क्या है, जेलों की जिम्मेदारी देखें, इनकी निगरानी इनके जिम्मे है, तो जेलों में कौन सा ऐसा जराइम है जो नहीं होता, कौन सा जुर्म है नहीं होता, तो इनके अंदर आके क्या सूरत हाल होगी? देखिए, बात ये है कि बात तो ठीक है, पुलिस वाले कहते हैं कि ये इनका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो खासा ल्यूक्रेटिव है और वो जो इम्तिहान और प्रोसेस से आते हैं, मगर बात एक और है। बात ये है कि क्या ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि महकमा दाखिला का ये कहना है कि हम बेहतर अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर लेंगे, या वो इस बात पर लड़ाई हो रही है? दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जी वो पटवारी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ज्यादा मिसाल नहीं देते, यही मिसाल, ये कसूर का एक केस था, एक बच्ची का रेप हुआ, 7 प्रोग्राम लग गए हमें पर्चा करवाने के लिए, यहाँ पे बैठे हुए, और वो कहते थे जी MPA के भाई ये डर बड़ा लगता है। कल हमने एक मकान बाजियाब करवाया, ये आज उसकी स्टोरी हम करेंगे। तो ये काम तो पटवारी भी कर लेंगे। ये अगर यही काम करना है, ये एंटी टेररिज्म है या ये इंसदाद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ है, इंसदाद अमन है, इंसदाद इंसाफ है? तो बात यह है कि लड़ाई किस बात की है। और दूसरी जो क्लास साहब बात कर रहे थे ना कि ये तो क्या तो रिजाल तो है ही और हर शोबे में है। अब मामला ये हो गया है कि यहाँ पे हर इदारे का बेड़ा गर्क कैसे हुआ। हर आदमी ने जो रोल मॉडल फॉलो किया, खासतौर पर अपने सियासतदानों से, कि भाई मौका मिल गया है, काम एक ही हो सकता है, रकम मोटी इकट्ठी कर लो, या तो भाग लो या यहाँ पे और तुम्हें पकड़ा नहीं जाएगा। अब जब एक सूरत ये हो कि जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए वो इक़्तिदार के अमानों में हो, और आप जो है वो आला मुलाजमतों का इम्तिहान पास करने के बाद बाहर उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो, ये कल्चर खत्म करना होगा, ये सिलसिला खत्म करना होगा। अगर तो ये लड़ाई इसलिए हो रही है, और मेरे ख्याल में पुलिस जो है वो ज्यादा इक्विप्ड है, वही करे इसको, मगर अपना फर्ज पहचाने। हमें तो अमन चाहिए भाई, दाखिला वालों वो आप दे दो, पुलिस वालों आप दे दो, और ये जो थानों के जरिए आपने तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दिया है माफिया को, बत्ते वालों को, कब्जे वालों को, इससे हमारी जान छुड़वा दें। क्लास साहब, पंजाब पुलिस को तो अभी भी शिकायत है कि उनके फंड में कमी है। दुनिया के किसी ममालिक में जो पुलिस है उसके फंड में कमी नहीं होती, हालांकि इनकी 100% तनख्वाहें भी बढ़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई। पता नहीं कितना और मजीद इनको चाहिए। 700 रुपया तो पंजाब को मिला इस साल। NFC में से बात करूं, पता नहीं किधर गया है, किसके पास गया है, कि ये कौन से शहर पे लग रहा है और कौन हुक्मरानों पे लग रहा है।
इस पे जो अहम डिबेट है जो होने वाली है, कुछ हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मदद के साथ, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, बड़े ऑनरेबल इसमें नाम रहे। मैंने तो अपनी जिंदगी में अगर किसी ब्यूरोक्रेट की दिल से इज्जत करता हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसे ही ब्यूरोक्रेट हूँ, वो तो डॉक्टर जफर अल्ताफ को मैंने देखा है, जिन्होंने डट के नौकरी की है और हमेशा गरीबों के लिए किया है, और उनको जितना जाती तौर पर जान, हमेशा हुक्मरानों को चैलेंज किया है, किसी की उन्होंने कभी को खुशामद नहीं की। जनरल मुशर्रफ हूँ, नवाज शरीफ हूँ, बेनजीर भुट्टो हूँ, उन्होंने तमाम के साथ हमेशा डट के बात की है और उन्हें लिख के हमेशा आके अपोज किया कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। अब मेरा वास्ता पड़ा है मुंशियों से, ये ब्यूरोक्रेट नहीं रह गए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबसे बड़ा फोरम है इन लोगों को जज करने के लिए। जो डीएमजी क्लास हमारी बैठी हुई है, ये हुक्मरानों के खुशामदों के अलावा, अब यकीन करें दुख होता है कि कौन सी क्लास आती थी। कभी डॉक्टर जफर अल्ताफ जैसे बंदे आते थे, वहां पे बैठते थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, एक डिबेट का कल्चर होता था, एक बहस होती थी और हमारे जैसे लोग सुनते थे। आप चौधरी निसार अली खान साहब इस चीज के गवाह हैं कि 40 यहाँ ब्यूरोक्रेट जो आते हैं यहाँ पे सेक्रेटरीज, 48 उनमें माफिया मांग के, हाथ बांध के, पैर पड़ के वो वापस जाते हैं कि सर आज माफ कर दें, तैयारी नहीं है, हमें पता नहीं है, ये कर लेंगे, आपका वो कर लेंगे। इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स को मेरा ख्याल है चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लें प्रॉपर तरीके से। अच्छा। वो खामखा डीएमजी में भी हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, ये खराब भी कर रहे हैं, ये वहां पे डीएमजी के डीएमजी के भेस में ये सियासतदान है। एक वहां पे ब्यूरोक्रेट डॉक्टर तकीर शाह हैं, उन्होंने पूरे का पूरा जिला निजाम तबाह करके रख दिया। उन पे वो मैंने बताया ख्वाजा शरीफ कत्ल केस में बहुत खौफनाक किस्म के ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर तकीर शाह पे। वो पूरे का पूरा पंजाब उनके हवाले किया। यहाँ पंजाब में इधर फेडरल लेवल पे हमने सुना फवाद हसन फवाद साहब हैं, वो बिठा के पूरे का पूरा वजीर आज़म हाउस चला रहे हैं। यहाँ बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब हैं, उनको सेक्रेटरी लॉ लगाया गया। ये सारे बैठ के ये मनसूबाबाजी कर रहे हैं कि तमाम पावर्स का ये जो है हमारे पास होनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, ये जिला निजाम आया था यहाँ पे, इसी ब्यूरोक्रेसी ने उसको नाकाम किया है क्योंकि ये लोगों को जवाबदेह नहीं होने चाहते थे। इसी डीएमजी ग्रुप ने वहां से इन्होंने कहा हम तो नाजिम को सर्व नहीं करते, नाजिम बड़ा करप्ट होते, हम बड़े ईमानदार हैं। इनकी ईमानदार की कहानियां हम ये डेली सुनते रहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन इनके बगैर हो नहीं सकती, इस डीएमजी क्लास के बगैर। ये हुक्मरानों को सूट करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। इसलिए मेरा एक छोटा सा मशवरा है, बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान साहब हूं, उसके बाद डॉक्टर तकीर शाह साहब हूं, फवाद हसन फवाद हूं, ये बकायदा नवाज लीग को ज्वाइन कर लें। ये क्या है खामखा बैठ के एक उसमें बैठे हुए हैं, अपना इन्होंने कवर बनाया हुआ है कि हम सिविल सर्वेंट हैं। ये सिविल सर्वेंट नहीं रह गए, ये अब वो सियासतदानों के सर्वेंट बन चुके हैं। और जो काजी साहब बात कर रहे हैं पुलिस के हवाले से, पुलिस को जो फैसिलिटीज दी गई, ये बड़े अब ये मासूम बन रहे हैं, बड़े शोधे बन रहे हैं, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। और भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे काजी साहब अभी बता रहे हैं, जितना जुल्म होता है वो डीएमजी से ज्यादा पुलिस वाले करते हैं। हम इसकी दूसरी पिक्चर देख लेते हैं। एक डिप्टी कमिश्नर तो बैठे ना, वो हमारा नवाब साहब बैठा है, लाड साहब बैठा है दफ्तर में, इतना बड़े दफ्तर, इतने बड़े बड़े कुल्ले उन्होंने पहने हुए हैं, उनके गुलाम खड़े हुए हैं, एक हट्टो बच्चों की कतारें अभी भी लग रही हैं। असल जुल्म तो डीपीओ करता है, एसएचओ करता है। क्या इसका इजलास जो हमारे ये भाई साहब हैं, ये सारे के सारे आज इस्तीफे दे रहे हैं तो डीएमजी पे गुस्से में आ रहे हैं, इन्होंने कभी बैठ के इस पे भी इजलास किया कि हमने कैसे डिलीवर करना है, एक एमपी एमएनए और वजीर की गुलामी नहीं करनी, हमने लोगों के लिए कुछ करना है। आप भी तो ये अपने लिए वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं पूरे पुलिस वाले। इन्हें दुख ये है कि हम वहां पे, उन्हें दुख ये है कि हम सबकी दाखिला के नीचे नहीं आना चाहते। तो हुकूमत इनकी बात मान लेगी, इस्तीफों के ऑप्शन पर गौर तो कर रहे हैं। इनसे पूछे शाजिया, ये चाहते इन पर कौन इनको आके इनको कमांड करे ना, ये सेक्रेटरी दाखिला के नीचे आना चाहते हैं। अपना खुद कहते हैं जो आईजी लगाया हुआ है, इन्होंने खान बेग साहब लगाए हैं, खुद कह रहे हैं वो कमजोर तरीन आदमी है। साहब जरा शहबाज शरीफ साहब तो उसको आईजी लगाएंगे जो पुलिस का हर महकमा आईजी के अंडर करना चाहते हैं। वो कहते हैं आईजी को हम जवाब दें, इसके अलावा किसी को जवाब दे देंगे। और आईजी के बारे में खुद कह रहे हैं कि वो नालायक आदमी है, नाहल आदमी है, ये खुद कहते हैं। इनसे मेरी 10 से मेरी बात हुई, मेरे जानने वाले पुलिस अफसर, मैंने कल बात की। और बल्कि कल हमने इस पे बैठ के बकायदा स्टोरी भी हमने ब्रेक की थी कि आज वहां पे कल के शो में हमने बताया था कि आज बगावत होने वाली है और इनके खुफिया इजलास हो रहे हैं। कल के प्रोग्राम में हमने बताई थी। तो इनका अपना आईजी कमजोर है, तो इसमें डीएमजी का क्या कसूर है? डीएमजी लोगों के नीचे काम करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासा साहब, कल कौमी असेंबली और सेनेट में क्या हंगामा होता रहा? चौधरी निसार से कल फिर ऐवान नाराज हो गया कि तमाशे का लफ्ज वापस ले, नहीं तो माफी मांगे। क्या होता रहा कल सारा दिन वहां पे? शादिया, एक मैं अपने नाजरीन के साथ खबर शेयर कर लूं, हो सकता है इसको मटेरियलाइज करने में कुछ दिन लग जाएं। नवाज शरीफ साहब ने ये बड़ा कंफर्म बता रहा हूं आपको, उन्होंने अभी से कंसल्टेशन शुरू कर दी है कि निसार अली खान साहब की बजाय किसको लगाया जाए नया वजीर दाखिला। खुद वो इनसे नाखुश हैं, ये मैं आपको हार्स मौत बता रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब इनसे इंतहाई नाखुश हैं, इनके चौधरी निसार अली खान साहब की हैंडलिंग से। दो चार चीजें, एक वो समझते हैं कि इनको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ नहीं किया जा रहा, बाद इंपॉर्टेंट मैटर्स पे वो खुद अपने आके इनिशिएटिव ले रहे हैं। और दूसरा उनको ये इतराज है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में प्रॉब्लम हुआ था और चौधरी निसार अली खान साहब की वजह से हुआ था और पूरा सेनेट ने बाद में बहर इजलास किया। नवाज शरीफ साहब लंदन थे, वो खुश नहीं थे। आप भी कल में मौजूद था जब ये सारा का सारा हंगामा खड़ा हुआ है।
चौधरी साहब अब या तो पूरे ईमान के साथ मसला है, जैसे आपने कहा कि वो चौधरी साहब की गुफ्तगू को नहीं समझते, वो प्रॉपर कंटेस्ट नहीं समझते। चौधरी साहब ने कल बात भी की कि मैं कुछ कहता हूं, आप लोग कुछ और समझते हैं। या फिर ईमान ने उनकी मेरा ख्याल छेड़ बना ली है, जो ऐसे होता है ना गाँव में कोई एक बंदा होता है उसकी कुछ छेड़ बना लेता है। मुझे तो लगता है कि अपोजिशन ने चौधरी निसार अली खान साहब की छेड़ बना ली है। जब भी वो हाउस में आते हैं वो कोई ना कोई उनको ऐसी बात कह देते हैं कि चौधरी साहब बड़ी गुस्से वाली तकरीर करते हैं, और कोई ऐसा एक आध लफ्ज वो यकीनन इस्तेमाल करते हैं, चाहे सेनेट में करें चाहे वो कौमी असेंबली में करें, रोला पड़ जाता है। कल भी हमने ये चीज है उस पर हंगामा खड़ा होता है। अब चौधरी साहब की शिकायत भी बड़ी जेन्युइन है। कल उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की, टू बी फेयर विद चौधरी निसार अली खान साहब। कल उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने, इमरान खुर्शीद शाह साहब ने और ये चौधरी निसार अली खान साहब ने बड़ी अच्छी तकरीरें की, मतलब लर्निंग वाली तकरीरें तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो बात आमिर मतीन साहब हमारे दोस्त कहते होते हैं चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में कि अभी तक वो समझते हैं मैं अपोजिशन में हूं, अभी तक अपने आप को अपोजिशन लीडर ही समझ के तकरीर करते हैं। हुकूमत को थोड़ा हौसला दिखाना पड़ता है। नवाज शरीफ साहब उनके उन्होंने मसलन उन्होंने वजीरों को जो बात कल हुई, जो आपने स्टोरी यहाँ की थी, जिसकी तरफ मैं खास तौर पर इशारा करना चाहता हूँ कि जो अपोजिशन ने पॉइंट आउट किया कि ये जो लोन स्कीम है आपकी, ये तो अमीर आदमी के लिए है, और इस पे उन्होंने जो जवाब दिया मुस्लिम लीग नून वालों ने, उनके जो थे वहां पे नुमाइंदे, कि जी ये तो बैंकों का पैसा है और बैंक हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे अगर हम ये आप नहीं रखेंगे। तो ये जो इशू आया है सामने खास, ये तो लड़ते रहेंगे, ये तो नूरा लड़ाई इनकी चलती रहेगी जैसे अमेरिका की नूरा दहशतगर्दी चल रही है। आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कोर्स में नहीं आएंगे, ब्यूरोक्रेसी इख्तियारात के लिए लड़ेगी, ये हमारे लिए। तो मामला ये है कि ये जो पैसे रखे गए थे और बड़ा इलेक्ट्रल जो इशू था वो तो अब उन्होंने खुद असेंबली में मान लिया। वो अफसल साहब, या मैं अभी देख रहा था जिन्होंने जवाब दिया ऑन द बिहाफ ऑफ दी ट्रेजरी कि ये जनाब ये तो बैंकों के पैसे हैं और वो हमारे, ये तो हमें ये सेफ गार्ड रखने पड़ेंगे, ये सेफ गार्ड रखेंगे तो फिर। और साथ उन्होंने एक और बात पॉइंट आउट की कि इसमें आपने एक शर्त रखी है कि ये जो 8 और 7 की रेशो तकसीम की हुई है आपने इसमें इंटरेस्ट में, ये गवर्नमेंट किसी वक्त बदल भी सकती है। मेरे ख्याल में आप ब्रेक लेनी है, इसके बाद ब्रेक लेनी नाज़रीन। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कायद साहब, आईएसको के एक डायरेक्टर की चौथी बार तैनाती हुई है, जबकि एसईसीपी के तहत सिर्फ 2 बार हो सकती है। हाँ, ये स्टोरी आज सामने आई है। उसमें ये इनका नाम है तारिक सादिक साहब है, शेख तारिक सादिक साहब, और ये एक नुज़रत सादिक साहब जो MNA हैं उनके ये ब्रदर इन लॉ भी बताए जाते हैं। हरचंद के उन्होंने जो MNA है उन्होंने ये कहा है कि जी ये पहले भी थे डायरेक्टर, मेरे इसका कोई नहीं है रिश्ता आपस में। लेकिन उनके इसके अलावा भी स्टोरी की डायमेंशन है वो ये कि चूँकि फ्लोर मिल है उनकी अपनी, तो उसके लिए एक 11 kV का एक फीडर लगाया गया। तो उस पर एतराज़ किया है जो ऑडिट करने वालों ने कि ये कानून ये कहता है कि ये अगर लगना था तो जो कंज्यूमर्स हैं यानी जो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं वो पैसे दें, जबकि इन्होंने ISO के पैसे खर्च करवा दिए और अब कहते हैं जी कि लास्ट रिडक्शन में ये पैसे पूरे हो जाएंगे। और साथ उनका ये भी कहना है जो उन्होंने अपना दिफा किया है कि मैं एक इंडिपेंडेंट मेंबर हूँ और एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है उस पर पाबंदी है, इसमें ये सारी बातें तो हो जाएंगी। सवाल जो मैंने ये उठाया इस स्टोरी की जो हम अब मैक्रो लेवल पे बात करते हैं, ये तो वो ये कि एक तरफ आपका बिजनेस इंटरेस्ट है, फिर आप एक ऐसी जगह पे सर्व कर रहे हैं जहां पे आप ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम ब्यूरोक्रेसी को ये कहते हैं कि आपके 2 पासपोर्ट नहीं होने चाहिए ग्रेड 22 के बाद, या अगर हम MNA को कहते हैं कि आप पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते अगर आपके पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की नेशनैलिटी है, तो जब आपका अपना बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को फैसिलिटेट करने वाले इदारे में भी बैठे हुए हैं, और क्या हम इसे फैला के देखते हैं जो इमरान खान कहते हैं कि जो कारोबार करने वाले हैं वो सियासत का कारोबार ना करें, क्योंकि जब वो कारोबार करने वाले सियासत में आएंगे तो फिर सियासत भी कारोबार बन जाएगा। एक और बात कि जब मैं बड़े मैं सियासी अमायदीन को देखता हूँ, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पता चलता है इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट 17 अरब दिरहम की जो है वो तो दुबई में हुए हैं। तो ये जो मामला है, अजी जितने हमारे दुख हैं हम सोचते हैं ना, आवाम भी सोचते हैं, और ये फूड फॉर थॉट हम उनको दे रहे हैं कि जिन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि इनके अपने कारोबार इतने अच्छे, इनकी इमारतें जाके बिजनेस मॉडल्स देखें बेहतरीन, और जिस रियासत को इन्होंने रूल किया उसका क्या असर कर दिया। क्लासर साहब कमेंट करें फिर आप अपनी स्टोरी से पहले। जी सब इस तरह की चीजें जैसे आपने कहा, ये कारोबारी लोग ही अब सियासत में आ गए हैं। ये पहले हम समझते थे जागीरदार आते हैं, लैंडलॉर्ड आते हैं, अब तो लैंडलॉर्ड बहुत पीछे रह गए, बल्कि लैंडलॉर्ड भी बिजनेसमैन बन गए और बिजनेसमैन लैंडलॉर्ड बन गए। आप कभी कौमी असेंबली का डाटा उठा के देखें, हु इज हु जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है इस मुल्क, ये मुल्क ताजरों के हाथ लग गया है और ऐसी मंडी खुल गई है। कायद साहब, या तो मैं सिनिसिज्म का शिकार हो रहा हूँ ये 15-20 साल की रिपोर्टिंग के बाद,
अब ख्वाहिश रहेगी है कि चलो डॉक्टर शरीफगंज जैसे बंदे उनके पॉलिटिकल व्यूज पे हम 20 तनकीद कर सकते हैं। अब तो ये खाल खाल को मिलता है कि जिस पे वो 3 दफा वजीर भी रहे और उस पर करप्शन का चार्ज भी ना हो। डॉक्टर शरीफगंज थे जो आखिरी मुझे उसमें नजर आते हैं, जो ऑनरेबल आदमी थे, उनके पॉलिटिकल व्यूज दोस्त थे, उनका कोई उन पर इल्जाम एक टक्के का भी नहीं। अदरवाइज मेरी ख्वाहिश रही है काजी साहब, जैसे मैंने ब्यूरोक्रेसी का कहा ना कि डॉक्टर जफर अल्ताफ जैसे बंदों के लिए एक ख्वाहिश रही है कि कोई ऐसा अफसर आए जो डट के हुक्मरानों के सामने खड़ा हो, जो उनका बैग ना उठाए, कोई ऐसा डीएमजी का है जो वहां पे जाए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फेस करे और हमें लगे कि एक क्लास है, एक पढ़ा लिखा आदमी है जिसे हम सीखते हैं, वो बैग उठा के फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी। अब तो खानदान हो गए, ब्यूरोक्रेट से गुलाम हो गए इनके सियासतदानों के। एक तो फैमिलीज आ गई हैं, अब जैसे सियासत में फैमिलीज आती हैं, अब ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलीज हैं और फिर सियासी खानदान और ब्यूरोक्रेट खानदान मिलके अब इस मुल्क को लीड कर रहे हैं। ये ताजर तबका आ गया इस मुल्क को रूल करने के लिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी का ताजर तबका हो। ये नहीं है इवन आप पीटीआई देख लें, पीटीआई भी हाईजैक हो चुकी है ताजरों के हाथों। बड़े बड़े बिग नाम है, उठा के देखें आप नाम पर, जिनके जहाज हैं, जिनकी मिलें हैं, बला बला पता नहीं क्या कुछ है। ऐसे आप देखें नवाज लीग तो खैर है ताजरों की पार्टी है, जब ताजे रहेंगे ये इसको बेचारा चौथी बार लग गया। तो पीपल्स पार्टी को भी आप छोड़े ना, पीपल्स पार्टी भी कोई इनकलाबियों की पार्टी नहीं रही है एज फार एज इट्स लीडरशिप इज कंसर्न। वो भी अरबपति हैं सारे, ये कभी नहीं थी। ये काजी साहब 70 में होगी ये, अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें। आखिरी दिन में तो भुट्टो साहब भी उन्हीं के हाथों हाईजैक हो गए थे और फिर फौज के साथ बैठ कर मशवरे कर रहे थे, आप बताएं कैसे क्रश कर रहे हैं। वो कहानियां ये खत्म हो गई। ये तो बेचारा एक चौथी दफा लग गया है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं अब इन सियासतदानों से मिलना तक छोड़ना शुरू कर दिया, कि कभी बड़ी इज्जत करता था, बड़े बड़े नाम है जिनके एक स्टोरी तो करें हमारे कहने पे, घपले सामने आए हैं। अपनी स्टोरी से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, ये जरा पता करें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पता चल सकता है कि जो हमारे जो नुमाइंदे हैं इनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कोई तफसील कैसे, कुछ इशारे मुझे मिलते हैं, मुझे बताया भी डॉक्टर इकराम उल हक ने, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कागज नहीं है। तो ये तो स्टोरी हमारे लिए डिग करें, ये जरा इसको डिग आउट करें। काजी साहब लास्टली आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात की, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं डॉक्टर वकार मसूद साहब, बड़े अच्छे बंदे हैं, काबिल आदमी है, मेरा उनके साथ बड़ा आना जाना दुआ सलाम भी है और मिलते हैं, हमें हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं, शिकायत भी करते हैं हमेशा, बाज़ दफ़ा हमको साथ कमेंट कर जाए, उनकी मेहरबानी बर्दाश्त करते हैं डॉक्टर वकार मसूद। लेकिन मैं उनको दाद देता हूँ हमेशा कि जनरल मुशर्रफ से लेके शौकत अजीज साहब हो गए, जो हुक्मरान है मौजूदा भी, सबके वो नाक के बाल हैं, सबको डिलीवर करके दिया है, सबको उन्होंने बेटा दिया है, सब खुश हैं उनसे। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे बड़ा, अभी जो 500 अरब रुपए इन्होंने वो की अरेंज किए हैं जिस तरीके से आपके सामने, 280 अरब रुपए के प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से नोट छपवा लिए हमारे डॉक्टर वकार मसूद साहब ने। तो ये तो चला रहे, क्या उनसे पता करके दें आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करते हैं? सबके सब मिले हुए हैं सर। मैं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क में अगर डिलीवर करती तो ये मुल्क ठीक हो सकता था। सियासतदान बाद में आते हैं, आपके प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर यही सारे बैठे हुए हैं। ये बताएं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त हो गया क्लास। अब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप हमारे साथ वो रिपोर्ट शेयर करेंगे जो 2012 से 2013 की है कि जिसपे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है पाकिस्तान में। इसको शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद क्लास साहब, जो भी आपने रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करनी है इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, कोई ऐसा तबका है जिसकी खिलाफ वर्जी ना की गई हो? बच्चे भी शामिल हैं, आपकी मसाजिद भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल हैं, हर तबका शामिल है उसमें। शाहजहा मैं अगर इजाजत दें तो अभी ब्रेक के दौरान मैं ये अखबार पढ़ रहा था, अपना दुनिया अखबार बैठा हुआ, मैं निकम्मा बैठ के क्या करूं, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैं जरा उस पर छोटा सा कमेंट कर लूं। वो खबर हमारे अखबार के रिपोर्टर ने फाइल की कि नैब ने करप्शन के खिलाफ 20 कमेटियों की मंजूरी दे दी। 20 कमेटियां तालीम, सीडीए और दीगर महकमों की बेहतरी बनाने में मुआवनत करेंगी। ये इस्लामाबाद एडिशन है। एक मेरी रिक्वेस्ट नैब के अफसरान से है कि एक कमेटी और भी बना दें जनाब, ये आपकी बड़ी मेहरबानी। अब आप ये मुआशरे में से करप्शन खत्म करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए। एक इनके जो हम बार बार स्टोरी कर रहे हैं, लोग भूल जाते हैं, एक कमेटी बना दें जो नैब के साबिक सरबराह रहे हैं, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने एलपीजी के कोटे लिए हैं इकबाल जैद अहमद साहब से, एक कमेटी उन पे भी बना दे, जरा वो इन्वेस्टिगेट कर ले और उनसे कोटे वापस ले ले। मसलन या लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल साहब थे, साबिक गवर्नर पंजाब, उन्होंने कोटा लिया, वो नैब के चेयरमैन थे मसूफ। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर हफीज साहब थे, उन्होंने कोटा लिया, ये नैब के चेयरमैन रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये
जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने वजीर दाखिला थे, उन्होंने LPG का कोटा लिया, वो जनाब मुशर्रफ साहब के नाक के बाल थे। ऐसे यहाँ पे जो प्ली बारगेन के जो इंचार्ज थे, जिन्होंने इकबाल ज़ैद अहमद से बारगेन की थी, जो LPG किंग हैं, ब्रिगेडियर तारिक हमीद साहब, उन्होंने कोटा लिया। इसके बाद कैप्टन बशारत नैब के 20 अफसरान ने अपने मुलजिम से LPG के कोटे लिए थे। तो मेरी नैब से एक रिक्वेस्ट है कि 20 कमेटियां ये बना दी है ना आपने, एक कमेटी अपने जर्नेलों और अपने अफसरों पर भी बना दे जो उन्होंने माल खाया है और उन्होंने कमाया। जस्ट एक सजेशन, अगर मुनासिब समझें, 20 की बजाय 21 कमेटी बना दें। अब आते हैं जरा जो आपने ये रिपोर्ट की बात की है कि ये ह्यूमन राइट्स की इसमें हो रही है। कल यहाँ पे ये कौमी असम्बली में एक बड़ी शॉकिंग मैं कहूँगा रिपोर्ट पेश की गई है। जो फिगर हैं, ये सिर्फ फिगर जो हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हैं, इसका शिकार जो हैं औरतें हैं, बच्चे हैं और माइनॉरिटीज हैं। दुनिया भर में इन तीनों तबकात को वल्नरेबल समझा जाता है, ये कमजोर तबके समझे जाते हैं। बच्चे हों, औरतें हों, अकलियतें हों, इनको टारगेट करना, इन पे हमले करना, इनको तशद्दुद का निशाना बनाना सबसे ज्यादा ये आसान समझा जाता है। अब जो इसका टोटल फिगर्स मेरे पास आए हैं कि एक साल में कितनी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की सीरियस वायलेशन हुई हैं, 9712 हैं जो हमारे पास फिगर आया, कल पेश किया गया। और दाद देनी चाहिए कौमी असम्बली के अरकान को, किसी ने इस पे शोर नहीं मचाया, क्योंकि ये लोग MNAs जो हैं मोस्टली इन एक्टिविटीज में शामिल होते हैं पुलिस के साथ मिलके, गुंडागर्दी करके। अब इसमें कुछ फिगर आपके साथ शेयर करता हूं जो इंतहाई डिस्टर्बिंग फिगर हैं। बेनजीर भुट्टो के नाम पर वोट लेने वाले जिनके अपने लीडर शहीद हुए, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ा हम नाम सुनते थे। सिंध में सिर्फ बता रहा हूं, सिंध में कारोकरी के नाम पर जो टोटल खवातीन को इज्जत के नाम पर कत्ल किया गया है वो 892 खवातीन है जिनको कत्ल किया गया है। और सबसे ज्यादा कत्ल औरतों को सिंध में किया गया है एक साल में। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पे पिछले 6 सालों में, जो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स की जहां पे बैठ के बातें करते हैं। नफीसा शाह ने इस पर कोई रिसर्च भी की है, बुक भी लिखी है, लेकिन वो भी इसको पब्लिश नहीं करवा रही हैं। आपकी आवाज मक्के और मदीना शाहजहां, बड़ा सही टाइम पे आपने याद दिलवाया। नफीसा शाह साहब बाहर से डॉक्टरेट फरमा रही हैं, बट डॉक्टरेट कर लिया है जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं। उन्होंने इसी पे किया है कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस सिंध में कैसे होते हैं। ये उन्होंने उस वक्त किया था जब अभी उनके वाले साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। अब वो अपना वो थीसिस, डॉक्टरेट का थीसिस लेके छुपा के दराज में चाबी रखी हुई है, उसको छापती हैं तो पता ये चला कि उनके अब्बा हजूर के दौर में सब कुछ हो रहा है। उसको छापती हैं, तनकीद होगी कि एक MNA है, उनके वाले साहब के दौर में ये अब्यूजेस हो रही हैं, औरतें कत्ल हो रही हैं, इंसान मारे जा रहे हैं। जब वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे जरूर छपेगा। जब नहीं रहेंगे तो नफीसा शाह साहबा अपना डॉक्टरेट थीसिस छापेंगी, वो नहीं छाप रही ताकि वाले साहब उनके एम्बेरस ना हो, उनकी पार्टी एम्बेरस ना हो। ये तो दानिश का हाल है, ये इंटेलेक्चुअल है हमारा। अच्छा, सबसे ज्यादा सोर्स ही रूलिंग क्लास होगी ना, जब सोर्स रूलिंग क्लास है HR वायोलेशन की, तो अपना नाम कैसे देंगे? ये वो नहीं देंगे, वो ठीक कह रहे हैं। गैंग पे ये गैंग है, सारे के सारे गैंग्स हैं। अगर उनमें जुर्रत है ना नफीसा शाह साहबा में अपने बाप के खिलाफ फाइंडिंग दें। और ये ह्यूमन राइट्स के मैगजीन में लिखती रही हैं, ये वहां पे हेरल्ड में लिखती रही हैं, न्यूज लाइन में लिखती रही हैं। जरा हिम्मत करें नफीसा शाह साहबा। इस कारोबार पे भी बात करेंगे, ये भी बहुत बड़ा कारोबार है इंसानी हकूक का। खैर से अच्छा, इसमें 101 औरतों पे यहाँ पे ये तेजाब फेंका गया सर, जो आपके सामने फिगर्स आ रहे हैं। 1645 केसेस किडनैपिंग के हैं, अकलियतों के 98 केसेस हैं। अच्छा, पुलिस जो बड़े अभी हमारे ग्लैडिएटर अभी वो इजलास कर रहे हैं, इस्तीफों की धमकियां दे रहे हैं, जरा अपने कंडक्ट पे भी पुलिस वाले गौर फरमा लें। सबसे ज्यादा शिकायत इंसानी हकूक की पुलिस से 1311 उनमें सेक्टेरियन वायलेंस में 431 बंदा मारा गया सेक्टेरियन वायलेंस में। इसी तरह ये जिनसी तशद्दुद हुआ है, 285 केसेज हैं इसके जिनसी तशद्दुद के। अच्छा, बच्चों पे तशद्दुद के केसेस बढ़ रहे हैं जिसका हम नोटिस नहीं लेते, 553 है। ऐसे खवातीन पे तशद्दुद के वाकयात, ये रिपोर्टेड केसेज हैं वैसे पैदा हुए, 605 हैं जिनको उसमें तशद्दुद किया गया है। और सबसे अहम और खतरनाक बात कि रिलीजियस मकामात पे मस्जिदें, आपके इमाम बारगाह, आपके चर्चेज, आपके टेम्पल्स, उन पे जो वाकयात हुए हैं, इस पे 55 के करीब हमले किए गए हैं सिर्फ एक साल में। सिर्फ एक साल के फिगर्स हैं ये। और लास्टली इस हुकूमत की देखें, ये नवाज शरीफ साहब शोर मचाते थे और पीपल्स पार्टी मचाती थी कि जनाब मुशर्रफ दौर में हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की गई, हमारे खानदानों के साथ। इन्होंने वजारत इंसानी हकूक खत्म कर दी है, ये अभी खत्म किया इन्होंने। एक तरफ 10,000 केसेस आ रहे हैं, आप इंसानों को, औरतों को अब दरिंदों की तरह मारा जा रहा है। 900 से ज्यादा खवातीन कारोकारी पर मारी गई, सिंध में मारी गई तकरीबन 650 से ज्यादा। और दूसरी तरफ इन्होंने वजारत इंसानी हकूक की खत्म कर दी। इस पर कोई बोलेगा ही नहीं, बोलने को तैयार ही नहीं है। हकूक दे रहे हैं, वजारत ही खत्म हो गई, वजारत नहीं एग्जिस्ट करती। अच्छा, ये आगे बढ़ते मेरे साथ हैं मौजूद अनीस शेख साहब। एक तो ये आज IMF की मीटिंग है, वक्त कम है, उनसे डायरेक्ट चले जाते हैं। जी शेख साहब, ये बताइएगा क्या कहानी है, मिल रहे हैं पैसे, नहीं मिल रहे, और किन शराइत पे मिल रहे हैं?
काजी साहब, आपका मुताला बड़ा वसी है। मैं शफीक रहमान का एक पीस याद करा दूं जिसमें वो उनका एक कैरेक्टर है शैतान, उनके पास उनका माली आता है, कहता है जी लॉन के अंदर मिट्टी पड़ी हुई तो क्या करें, तो वो कहते हैं कि जी गड़ा खोद के इसमें दबा दो। थोड़ी देर में फिर आ जाता है वो जो गड़ा खोद है उसकी मिट्टी है, क्या करूं, कहते हैं जी करो गड़ा खोद के दबा दो। थोड़ी देर में आता है क्या करूं, कहता है और गड़ा खोद के दबा दो। तो हमारे कर्जों का हिसाब किताब कुछ इसी तरह चल रहा है। इस वक्त जो मीटिंग होने जा रही है आज, उसमें एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ऐसा है जो पाकिस्तान ने मीट नहीं किया, और वो है नेट रिजर्व। क्योंकि हमारे नेट रिजर्व जैसा कि आपके इल्म में है कि अब $3 अरब से नीचे आ गए हैं स्टेट बैंक की अगर बात करें, और हमारा जो एक महीने का इम्पोर्ट कवर होता है वही $3 से $3.5 अरब के करीब होता है। तो हम एक महीने के इम्पोर्ट कवर से नीचे आए हुए हैं। $55 करोड़ की किस्त की मंजूरी होनी है। जो टीम यहाँ पर आई थी उसने इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के ऊपर स्टेशना मांगा है और ये कहा है कि जी इसको वेवर कर दिया जाए, ये पूरा नहीं हो सका। और अगर ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूर कर लिया तो हमारी जो कर्जे की किस्त $55 करोड़ की वो मंजूर हो जाएगी। इसके अलावा जो अहम बात यह है कि इसी रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी का जो मयार है उसको भी चेंज किया जाए। इसका मतलब है कि अगली तिमाही में परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उसको भी चेंज करने की बात हो रही है। एक और अहम बात यह है कि हो ये रहा है, जैसे मैंने भी मिसाल दी थी, जितने पैसे IMF से आ रहे हैं उतने ही पैसे हम उनको वापस कर रहे हैं, बल्कि कुछ ज्यादा वापस कर रहे हैं। अगर होपफुली आज की किस्त मंजूर हो जाती है जो $55 करोड़ की है, तो इस माली साल में इस प्रोग्राम में $55 करोड़, तो इसमें से हम वो वापस रख कितने लेंगे? एक्चुअल क्या आएगा? मैं बता रहा हूँ। $1 अरब 9 करोड़ बनते हैं पहली किस्त को दूसरी किस्त को मिलाकर, जो अगर आज मंजूर हो जाती है इस साल की। लेकिन अगर आप वापसी देखें जो इस साल में की है, तो आप $1 अरब 86 करोड़ वापस कर चुके हैं। यानी कि जितना आपने लिया है उससे 70% ज्यादा वापस कर दिए। तो जो जिस तहत आपने जिस प्रोग्राम के लिए आप इस नियत से कि आपके रिजर्व बिल्ट होंगे, आपकी रुपए की कदर बेहतर होगी, इट्स गेटिंग वर्स एंड वर्स, बिकॉज आप इन अ वे अब तक IMF को नेट $80 करोड़ एक्स्ट्रा जो पैसा अनीस, जो एक्स्ट्रा पैसा वापस करते हैं ये भी कर्जों की सूरत में आता है जो हम वापस करते हैं। ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आता है? एक्स्ट्रा पैसा तो शादी आपके रिजर्व के अंदर बिल्ट हुआ है, वो भी ठीक है, पुराने कर्जे भी हैं आपके, रिजर्व बिल्ट करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में जाने के बावजूद जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आपके रिजर्व डिप्लीट ही हो रहे हैं, क्योंकि आपको आज की किस्त मिला के इस साल के $1 अरब 9 करोड़ बनते हैं और आप इस साल के दौरान में $1 अरब 86 करोड़ वापस कर चुके हैं। 70-75% आप कह रहे हैं, 75% एक्स्ट्रा हमने वापस किया, एक्स्ट्रा वापस आप कर चुके हैं। आज शकील साहब की जो रिपोर्ट भी चल रही है हमारी न्यूज के अंदर वो यही बता रहे हैं। और अभी भी इस दिसंबर के दौरान में आपके जो टोटल जो वापसी है वो ही $31 करोड़ बन जाते हैं। अभी आपको 2 किस्तें और वापस करनी है, 27 को एक जानी है और एक अभी आपकी जानी 31 दिसंबर को। और टोटल मिला के एक मेरे ख्याल $10 करोड़ की है, एक $14 करोड़ की है और एक $5 करोड़ से ऊपर की आप पहले 2 दिन पहले दे चुके हैं। तो सिर्फ दिसंबर का हिसाब किताब कर ले तो वो आपकी किस्त में तकरीबन पूरा पड़ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम आपसे राब्ता भी रखेंगे और ये जो आज इसका नतीजा निकलता है, ये जो हम बात कहते रहते हैं कि ये वो कैग, ये वो दलदल है कि जिसमें से आप इनके जरिए तो बाहर नहीं निकलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स होगा, या मॉरेटोरियम करना पड़ेगा, या जो मुल्कों ने डिफॉल्ट किया है और वो करना पड़ जाएगा आखिर तक। इस पे जो है बात करते हैं और वो हम अगर स्टोरी कर सके, हमारे पास वक्त हो तो, अगर हमारे साथ उस्मान मौजूद हों, राना उस्मान वहाँ से शेखुपुरा से, क्योंकि खबर ये है कि वो जो मकान है उस बुजुर्ग को वापस दिलवा दिया गया है। कल वहाँ पे मीटिंग हुई उनका। हाँ उस्मान, हमें जल्दी से बताइएगा क्या हुआ और जो मुल्जिमान थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई या नहीं? ऐसा अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज खबर ये है ने एक ऐसे शख्स को इंसाफ दिला दिया है जो बिल्कुल इंसाफ से नाउम्मीद हो चुका था। उस बुजुर्ग का जो सारा मामला था, DPO शेखुपुरा मय्यम बशीर कारक ने बड़ा सख्त नोटिस लिया, SHO को बुलाया और बड़ा सख्त उसकी सरजनिश की। और गुज़िश्ता रात जो है वो बुजुर्ग को उसका घर जो है वो वापस मिल गया है। और DPO ने 3 पुलिस एहलकार जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर तैनात भी कर दिए हैं ताकि कोई भी कब्जा ग्रुप अब दोबारा उसकी घर पर, उसकी इमारत पर कब्जा ना कर सके। लेकिन कब्जा ग्रुप के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही उसकी सरपरस्ती करने वाला जो SHO फिरोज वाला है मियां मौजम, उसके खिलाफ अभी तक हाल कोई कार्रवाई की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात है और हम ये चाहेंगे ये कार्रवाइयां अगर शुरू नहीं होंगी तो फिर ये सिर्फ मीडिया पर आने वाले इक्का दुक्का वाकयात पर ही कार्रवाई होगी, बिल्कुल उस पर एक्शन होगा। लार्ज ही लोगों को मिलेगा। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। क्लासेस साहब का ऐसा नाज़िन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।